नंबर 27 समाज में नवाचार और विकास के लिए शिक्षा होनी चाहिए। इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत करें अथवा समाज में नवाचार और विकास के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए वर्णन करें। किसी उपयोगी कार्य के लिए किसी व्यक्ति या निकाय के द्वारा किया गया विचार अथवा अभ्यास नवाचार कहलाता है। सभी कार्य ऐसे होते हैं जो पहले कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा पूर्व में किए जा चुके हैं, परंतु आपने पूर्व में किए गए कार्य को यदि अपनी नई रचनात्मक शैली प्रदान की है तो यही प्रयास नवाचार बन जाता है। यदि हम अपने छात्रों की उन्नति करनी है तो हमें छात्रों के नामांकन, उपस्थिति और ठहराव बढ़ाने के साथ साथ रोचक शिक्षण की पद्धतियों में परिवर्तन लाना ही होगा। समाज की बेहतरी और विकास के लिए विद्यालयों में सीखने सिखाने की प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न करने के लिए हमें नवाचार स्वीकारने ही होंगे। आधुनिक युग में वे बच्चे के बहुमुखी सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा पद्धति में नयापन व रोचक बनाने के लिए नवाचार की आवश्यकता है। तभी बच्चों का सकारात्मक विकास, नैतिक मूल्यों व आदर्शों का विकास संभव है। वर्तमान शिक्षण विधियों और पढ़ाने के तौर तरीकों में नवीनता का समावेश करके शिक्षक विद्यार्थियों का रुझान शिक्षा के प्रति बढ़ा सकते हैं। किताबी ज्ञान के अलावा छात्रों को मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक विकास करना भी शिक्षक का ही दायित्व है। छात्रों को उनके लक्ष्यों को हासिल करवाने के लिए परंपरागत तरीकों के अलावा ऐसे नए तरीके भी खोजे जा सकते हैं जो छात्र छात्राओं के अस्तित्व से छात्र छात्राओं को अवगत करा सके या उनके अंदर जो हुनर, कौशल, प्रतिभा है उससे उनकी पहचान कराने में कारगर सिद्ध हो सके। बच्चा शिक्षक के पाठ पढ़ाने की अपेक्षाकृत अपने अनुभव से अधिक सीखता है। बच्चा तभी सीखेगा, उसमें रचनात्मकता तभी आएगी जब कक्षा में शिक्षक पाठ्य सहगामी कार्य या संबंधित गतिविधियां अधिक करवाएंगे। विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप या गतिविधियां होने से बच्चे की मानसिक, शारीरिक व सामाजिक रूप से सक्रियता बढ़ती है। उनमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता के गुण पैदा होते हैं। विद्यालय में एक ऐसा वातावरण होना चाहिए कि बच्चों को कक्षा में प्रवेश करते ही सक्रियता का एहसास हो, तभी बच्चे सक्रिय और सृजनशील होंगे। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो बाल मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञाता भी हो। शिक्षा में नवाचारी गतिविधियों के लिए मानवीय संसाधन जैसे शिक्षक और विद्यार्थी, अन्य संसाधन, ब्लैक बोर्ड, पुस्तकालय, चित्रकला कक्ष, संगीत कक्ष, विज्ञान कक्ष, विभिन्न खेलों से संबंधित सामग्री, अलमारियां, क्राफ्ट और विज्ञान संबंधी सामग्री, पेड़ पौधे, समय समय पर होने वाली पाठ्य सहगामी गतिविधियां व शैक्षणिक भ्रमण भी एक आकर्षक नवाचार के दायरे में आता है। जाहिर सी बात है, कुछ बदलाव करने के लिए, समाज की बेहतरी के लिए जो ठोस कदम उठाए जाते हैं, जो नवाचार प्रयोग में लाए जाते हैं, शुरू में कठिन मेहनत तो करनी ही पड़ती है। कुछ कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है, पर्याप्त समय लगता है, परेशानियां भी होती है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि आधुनिक डिजिटल युग को देखते हुए भी हम शिक्षक व शिक्षण पद्धति में नवाचार न अपनाएं। आधुनिक युग में परंपरागत सोच को, उन्हीं विचारों को अपनाते रहेंगे, नवाचार को शामिल नहीं करेंगे तो यह छात्रों के साथ ही नहीं बल्कि राष्ट्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि आज के छात्र ही कल के राष्ट्र का भविष्य हैं। अतः नवाचार को न अपनाना किसी भी सूरत हाल में न्यायोचित नहीं है। तो ये क्वेश्चन था, समाज में नवाचार और विकास के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, बिहार के विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि में विद्यालय के परिवर्तनकारी चरित्र को समझना क्यों आवश्यक है। बिहार के विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि में विद्यालय के परिवर्तनकारी चरित्र को समझना क्यों आवश्यक है। हमारे विद्यालयों में विविध पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं और वे अपने परिवार, समाज और परिवेश से जुड़े अनुभव व ज्ञान को भी साथ लेकर आते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने यह चुनौती बन जाती है कि वह इस अनुपम मानवीय संपदा का उपयोग एवं मार्गदर्शन किस प्रकार करती है और विभिन्न समुदाय के बच्चों को कक्षा में सम्मानजनक स्थान किस हद तक दे पाती है। हमारे समाज में केवल विविधता ही नहीं
बल्कि अनेक क्षेत्रों में असमानता, शोषण और भेदभाव व्याप्त है। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था इसे बदलने में मददगार हो सकती है? हमारे शिक्षकों को सामाजिक बदलाव में अपनी भूमिका अदा करनी है तो उन्हें वर्तमान में व्याप्त सामाजिक आर्थिक संस्कृति को समझना ही होगा। हमारा संविधान जो राष्ट्र की दिशा निर्धारित करती है, उसमें निहित आदर्श हमें सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे शासन तंत्र को इसके लिए निर्देशित करते हैं। एक शिक्षक के लिए इन आदर्शों व उद्देश्यों को समझना बहुत आवश्यक होगा। हमारे बिहार में विद्यालयों में ऐसे शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की ज़रूरत है जिसके लिए शिक्षण वृत्ति एक स्वाभाविक प्रतिबद्धता हो और जो शिक्षण को एक आनंददायी कार्य मानते हो। उन्हें पढ़ाए जाने वाले विषय व पढ़ाने के कौशल तो अच्छी तरह से आते ही हो, साथ ही वह उन बच्चों को भी बेहतर तरीके से जानते व समझते हो जिन्हें वे पढ़ा रहे हैं। अतः विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि, खासकर उपेक्षित वर्ग से आने वाले बच्चों के प्रति विद्यालय के शिक्षकों में सजगता एवं संवेदनशीलता होना सबसे जरूरी है, जिसके बिना उन बच्चों को विद्यालय शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल कर पाना असंभव है। साथ ही एक शिक्षक या शिक्षिका में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति लगाव उसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक व सहज बनाने में सहायक होता है। बिहार जैसे बहुलतावादी समाज में बेहतर शिक्षा तभी संभव हो सकती है जबकि हम समता व बहुलता की समझ को अपनी शिक्षा प्रक्रिया के केंद्र में रखें। अतः शिक्षकों के लिए बिहार के विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि व विद्यालय में हो रहे परिवर्तन उसके परिवर्तनकारी चरित्र को समझना आवश्यक है, जिससे प्रशिक्षित शिक्षक अपनी नई भूमिका में बच्चों को उन स्थितियों को आलोचनात्मक तरीके से समझने में मदद करेंगे जिनमें वे रहते हैं। बच्चे विभिन्न माध्यमों, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, परिवेश आदि से दिए जाने वाले ज्ञान को मात्र स्वीकार न करें बल्कि उन पर प्रश्न चिन्ह भी लगा सके। ऐसी आदर्श शैक्षिक स्थिति का निर्माण एक सक्षम शिक्षक या शिक्षिका के माध्यम से ही हो सकता है। तो हमारा प्रश्न था, बिहार के विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि में विद्यालय के परिवर्तनकारी चरित्र को समझना क्यों आवश्यक है, इसके संदर्भ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। विद्यालय शिक्षा के अब तक के विकास का ऐतिहासिक एवं समकालीन नीतिगत परिप्रेक्ष्यों के आधार पर वर्णन करें अथवा विद्यालय शिक्षा के विकास में शिक्षा नीतियों के ऐतिहासिक एवं समकालीन नीतिगत परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करें। तो विद्यालय शिक्षा के अब तक के विकास व ऐतिहासिक एवं समकालीन नीतिगत परिप्रेक्ष्यों का जो है वर्णन करना है। विद्यालय शिक्षा के अब तक के विकास को जानने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न ऐतिहासिक नीतियों और उनके समकालीन नीतिगत परीक्षाओं को जानना जरूरी है, जिससे आज विद्यालय शिक्षा के स्वरूप की व्यापक समझ बनेगी। समकालीन राष्ट्रीय शिक्षा की व्यापक समझ के लिए इन नीतियों की पड़ताल आवश्यक है जो शैक्षिक बदलाव की पृष्ठभूमि में रहे हैं और जिनका प्रभाव विद्यालयों के विभिन्न घटकों पर पड़ा है। इनमें से कुछ प्रमुख नीतियों का उल्लेख निम्नलिखित है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। स्वतंत्रता के पश्चात माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की परिस्थितियों की जांच एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करना इसका लक्ष्य था। इसने अपनी रिपोर्ट के आधार पर माध्यमिक शिक्षा की एक नवीन संगठनात्मक स्वरूप की अनुशंसा की, जिसने शिक्षा को प्राथमिक स्तर या अवर बुनियादी स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर तथा पूर्व विश्वविद्यालय स्तर में बांटा। इसने व्यावसायिक व तकनीकी संस्थाओं व बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की वकालत की। दूसरा है शिक्षा आयोग 1964-66। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग ने विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, अध्यापक प्रशिक्षण एवं अध्यापक स्तर, विद्यार्थी कल्याण, नई तकनीक एवं विधियां, मानव शक्ति, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक वित्त पर अपनी रिपोर्ट तैयार की। इसके अतिरिक्त इसने 7 कार्यकारी समूह बनाया। स्त्री शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, विद्यालय भवन, विद्यालय समुदाय संबंध, सांख्यिकी, पूर्व
प्राथमिक शिक्षा और विद्यालय पाठचर्या। अपनी रिपोर्ट में इसने शिक्षा में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। उत्पादकता को बढ़ाना, विद्यालय व शैक्षिक संरचना में बदलाव, गुणवत्ता आदि मानकों पर इसने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इसने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालय के विस्तार की योजना इस प्रकार बनाई जाए कि बच्चे के घर से निम्न प्राथमिक विद्यालय तक 1 मील की दूरी पर और उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 से 3 मील की दूरी के बीच उपलब्ध हो। तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। इस नीति ने अनेक पहलुओं पर अपनी संस्तुतियाँ दी, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। दूसरा, भाषाओं का विकास। तीसरा, समान शैक्षिक अवसर। चौथा, लड़कियों की शिक्षा। पाँचवा, पिछड़े वर्गों और जनजातियों के बीच शिक्षा का विकास। छठा, विकलांगों के लिए शिक्षा का विस्तार इत्यादि। इस नीति ने देश के सभी भागों में एक विस्तृत व समरूप शैक्षिक संरचना बनाने की अनुशंसा की। इसका अंतिम लक्ष्य 10+2+3 पद्धति को अपनाना था। जैसे कि माध्यमिक स्तर के पूरा होने हेतु 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा, विद्यालयों में स्थित 2 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा और महाविद्यालयों में 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 12 भागों में विभाजित। रिपोर्ट के विभिन्न भागों में शिक्षा के लगभग सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं: पूरे देश में शिक्षा को एक समान प्रतिरूप 10+2+3 को शीघ्र लागू करने की अनुशंसा, शिक्षा पर जीडीपी व्यय को 6% तक बढ़ाकर पर्याप्त धन उपलब्ध कराना, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार की समस्तुति, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए और अधिक विद्यालय खोले जाए और संसाधन उपलब्ध कराए जाए। उसके बाद प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रमों का पुनर्संगठन करना, विद्यालय पाठ्यचर्या को पुनर्संगठित करने की भी अनुशंसा की गई इत्यादि। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। इसमें कमजोर वर्गों की शिक्षा के लिए मध्याह्न भोजन, लेखन सामग्री, निःशुल्क शिक्षा जैसे विशेष प्रावधान किए गए। गैर सरकारी संगठनों के लिए नए विशेष विद्यालय खोलने और विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए इस क्षेत्र में आगे आने के प्रावधान किए गए। पूर्व बाल्यकाल और शिक्षा से संबंधी आंगनबाड़ी और बालवाड़ियों की स्थापना का प्रावधान किया गया। विद्यालय में नामांकन के अनुसार शिक्षकों की न्यूनतम संख्या का सुझाव दिया गया। नवोदय विद्यालयों की गुणवत्ता में वृद्धि और दूसरे विद्यालयों के लिए एक आदर्श स्थापित करने पर बल दिया गया। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की समस्तुति की गई इत्यादि। इन सब के अलावा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006-2009, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी विद्यालय और शिक्षा में सुधार के लिए व्यवस्थित व क्रमागत उपचारों और नई क्षमताएं विकसित करने की अनुशंसा की गई। तो ये सारी बातें जो है विद्यालय शिक्षा के अब तक के विकास के संदर्भ में की गई है।